हाँ जी, क्योंकि कल आप लोगों का ऑफ है तो इसलिए मैं छोटी बात नहीं पढ़ाने लगा, ताकि एक चीज ऐसी हो जाए हमारी कि कल का काम भी, ताकि अगर आप घर में कोई एक सवाल करो तो अच्छा सवाल आपको मिले, इंट्रोडक्शन ही ना हो सिर्फ। हमारे चैप्टर का नाम है एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। ठीक है, चैप्टर 9 है ये हमारा, एथिकल डिसीजन मेकिंग। देखिए, आप में से कोई भी एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने पहले एथिक्स ना पढ़े, चाहे हैं या नहीं लेकिन पढ़े जरूर। टैक्स में भी एथिक्स है, ऑडिट के अंदर भी एथिक्स है। देखिए, ऑडिट के अंदर एथिक्स का मतलब है कि एक ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त किन इखलाकियात का ख्याल रखना जरूरी है। एक टैक्स के अंदर जो आदमी एथिक्स पढ़ते हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर होता है, टैक्स फाइंड करने वाला या टैक्स डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, उनको किन एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। ये है एथिक्स इन बिजनेस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी बंदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कोई भी बंदा अगर बिजनेस में जॉब कर रहा है, अब वहां पर इंप्लॉय है, उनके क्या एथिक्स है, वहां पर इंप्लॉयर है, उनके क्या एथिक्स। मतलब अगर आप वहां पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन वहां पर जाहिर सी बात है आप ऑडिटर तो नहीं हो ना वहां के, आप इंटरनल ऑडिट कह सकते हो, लेकिन मेन तो आप नहीं हो ना ऑडिटर, ऑडिटर तो एक्सटर्नल बंदा होगा। लेकिन आप जॉब करते वक्त किन एथिक्स का ख्याल रखोगे। तो ये जो के एथिक्स हैं, ये बेसिकली जॉब होल्डिंग के लिहाज से, कि आप एक जॉब कर रहे हो और वहां पर आपको तरह तरह के काम करने पड़ सकते हैं, उस कामों के अंदर आपको किन एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, वो इस चैप्टर में डील होता है। जो बिजनेस के अंदर एथिक्स है ना, है तो वही एथिक्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये लफ्ज आपने सुने होंगे, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी या प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ये जो 5 प्रिंसिपल हैं एथिक्स के, वो यहां पर भी वही है। इसमें से हमारे हमसे सवाल नहीं आएगा, कोई पूछना सवाल नहीं पूछना। ये अगर आप देखें तो ये देखिए, प्रोफेशनल बिहेवियर, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर। हाँ, जिसका ऑडिट का पेपर है वो ये लाजमी पढ़ के जाएगा, क्योंकि ऑडिट पर जो एथिक्स है ना, यहाँ पर ज्यादा अच्छे लिखे होंगे, क्योंकि वहां पर सवाल अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ आपको बेहतरीन चीजें भी मिल जाएंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है ये एथिक्स लिखना। अब वो कहता है जी, फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग, आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई है, आपने उसका डिसीजन लेना है, तो अब किन बातों का ख्याल रखो। हमारे इस यानी सब्जेक्ट के अंदर 2 तरह के सवाल है जो सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, एक ट्रिपल ए मॉडल और एक 5 टक्कर मॉडल। ट्रिपल ए मॉडल, और इस दफा पेपर में ट्रिपल ए मॉडल आया था और पहले हमेशा 5 टक्कर मॉडल आया करता था। टोटल इसके अंदर 4 सवाल हैं जी, 2 तो ये सामने आपके और 2 थ्योरेटिकल और है। उनमें से एक सवाल आ चुका है, एक रहता है, एक तो फिर जो रहता है वो इंपोर्टेंट हो गया, और दूसरा ये आप पेपर में आ चुका है, ज्यादातर पेपर में आता है ये है, तो मेरे ख्याल में ये भी इंपोर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, 5 टक्कर मॉडल भी। लेकिन हम शुरू करने लगे हैं ट्रिपल ए मॉडल से। ट्रिपल ए मॉडल का मतलब क्या है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। याद रखिए, यहां पर पाकिस्तान के अंदर तो वैसे अल्लाह का शुक्र है कि यहां तक कोई बात ही नहीं आती कि कोई रिसर्च करे, कोई इस तरह का काम करे तो उसको फिर किस नाम से दिया जाए। जैसे लिखा होता है ना कि न्यूटन के लॉज, काफी वो साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है और आगे उसका लॉ वगैरह का नाम लिखा होता है। अमेरिका में ज्यादातर इदारे का नाम लिखा होता है। अमेरिका में जितने भी हम पढ़ेंगे, काफी सारे पढ़ेंगे, जो भी यूएसए का आएगा ना, वो इदारे के नाम से आएगा, किसी एक बंदे के नाम से। जैसे लिखा हुआ है ना, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ये एक इदारा है, ये कोई एक बंदे का काम नहीं है। लेकिन अगर पहले वाले देखें तो वो आप देखेंगे जी, मुसलमानों वाले में भी यही है, नाम मुसलमानों के साइंटिस्ट के नाम के साथ लॉ का नाम लिखा जाता है। पाकिस्तान में अभी भी देखें, कोई काम शुरू करता है तो हर बंदा अपने नाम से ज्यादा प्रेफर करता है, या अपनी रिकग्निशन से, जैसे बट कढ़ाई, इसी तरह के नाम आपने देखे होंगे कि जितने भी नाम लिखे होंगे ना, अल नूर,
यानी या तो एहसान, नाम इस तरह से लिखे होते हैं। तो अमेरिकन एसोसिएशन में लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जब भी बिजनेस के अंदर आपके सामने कोई सिचुएशन है ना, तो आपने 7 क्वेश्चंस दिमाग में रखने हैं। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। टक्कर भाई साहब ने कितने क्वेश्चन के? 5। ट्रिपल ए मॉडल में 7 क्वेश्चन है, इसलिए पेपर में ज्यादा 5 क्वेश्चन वाला आता है, क्योंकि इसकी जो वेटेज होती है वो थोड़ी होती है, 10 नंबर मैक्सिमम है, तो 4 या 6 नंबर का ये सवाल आता है, तो इसलिए वो 5 टक्कर मॉडल से आ जाता है। अब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में ये सारा उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि 1990 के अंदर इन्होंने एथिकल इश्यू के ऊपर 7 क्वेश्चंस का, कि भाई आपने जब भी कोई सिचुएशन आए, डिसीजन लेना आए, तो आपने 7 क्वेश्चन देखने हैं, जिसमें सबसे पहला देखना है केस की हकीकत क्या है, एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। सिचुएशन में क्या मसला है, किस तरह का इशू आया है, क्या उसमें अपने आप से पूछने हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। मसला कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारा सिचुएशन। जब भी कोई केस आएगा आपके सामने, एक सिचुएशन सामने आएगी, जैसे एक सवाल भी हम करेंगे और वो लास्ट टाइम पेपर में भी आया था। केस ये था कि वो एक सामने आप एक जॉब पे जाते हो, तो वो केस सामने आ जाता है कि भाई एक बंदा, जो कंपनी है ना, वो फर्नीचर की कंपनी जिसमें आपकी जॉब होती है। अब आपको पता चलता है कि ये ना जो फर्नीचर काट, ये लकड़ी काटते हैं ना, वो वहां जंगल से काट के आते हैं और उनकी मैनेजमेंट को पैसे दे देते हैं, और उनकी मैनेजमेंट को ना टूर वगैरह भी करवाते हैं, उनके फैमिली टूर भी करवाते हैं। आपको ये बातें समझ लगी और आपने एक रिपोर्ट पेश करनी है कि आपको ये पता चला है कि ये गलत काम कर रहे हैं। अब आपको ना, आप एक खातून है जो जॉब में जाती है, तो वो कहते हैं जी रोज कलर का फर्नीचर ना उन्होंने आपको 50% पे दे दिया। जैसे आपने जॉब शुरू की और उन्हें पता चला कि रिपोर्ट आपने बनानी है, उन्होंने बगैर पूछे आपको ना 50% पे ऑफर करवा दिया और आपसे कहा कि अच्छा हम आपके लिए और भी कुछ करेंगे। अब ये सारे मामला आपके सामने आ रहे हैं और आपने ये देखना है कि आपने डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मसला क्या है। पहला स्टेप क्या है, एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। मसला क्या है और मसले में क्या क्या देखना है, किसने किया, क्यों किया, कितना किया, कैसे किया, ये सारी बात। दूसरी बात, आइडेंटिफाई द एथिकल इशू। उस मसले में कौन सा एथिकल इशू आ रहा है। अब एथिकल इशू है 5। इंटेग्रिटी का मसला है, ऑब्जेक्टिविटी का मसला है, प्रोफेशनल कंपिटेंस का मसला है, यानी किस एथिकल इशू को ये हिट कर रहा है केस। सपोज दैट आप कोई चीज छुपाना चाह रहे हो या आपसे कहा जा रहा है कि छुपा लो चीज, तो इंटेग्रिटी का इशू है। कुछ आप लोग ना बिजनेस की कुछ हकीकत जानना चाहिए, यार तो अगर जॉब करता है इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बता, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है। अगर वो आपसे गलत काम करवाना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी का इशू है, इंटेग्रिटी का भी इशू है, डिसऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको तो ज्यादा अच्छा पता होगा। कहता है उसमें एथिकल इशू क्या है। सबसे अच्छी बात ये होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड। फिर उसके बाद एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। पहले आपने एथिकल इशू देख लिया, उस एथिकल इशू की वजह से कौन से थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं। कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, कितना नुकसान हो सकता है, कंपनी की वैल्यू तो नहीं खराब हो सकती उससे। मिसाल के तौर पर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और अपनी कंपनी के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट दे दो, तो कंपनी की वैल्यू खराब होगी। और अगर नहीं देते हो नेगेटिव रिपोर्ट, तो आपकी वैल्यू खराब हो रही है कि एक नेगेटिव चीज को छुपा रहे हो। वो कहता है कि आपने उस केस के अंदर ना, उस मसले के अंदर आपने नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है कि जब किस वैल्यू का क्या मसला है। आपको पता है बिजनेस एथिक्स बड़े जबरदस्त होते हैं। बाकी जो एथिक्स है ना, उसमें क्या होता है कि आपने स्ट्रिक्ट रहना होता है, एथिक्स को फॉलो करना होता है। यहाँ एथिक्स को नहीं फॉलो करना होता। यहाँ पर कहता है कि जिसमें ज्यादा लोगों को फायदा है ना, अब वो डिसीजन, बिजनेस की रिप्यूट भी बच जाए, आपको भी कोई जॉब से ना निकाले। अगर आप डायरेक्टर की बात ना मानो, डायरेक्टर आपको कह रहा है कि ये चीजें छुपा लो, अगर आप बात ना मानो, तो इसका मतलब है आपको क्या थ्रेट हो सकता है, आपकी जॉब का।
अगर बात मानते हो तो आपकी गुडविल खराब हो रही है कि यार आप एक नेगेटिव, देखिए आप एक गलत जंगल से लकड़ियां काटी जा रहे हो, तो ये भी तो एक एनवायरमेंट को इश्यू क्रिएट कर सकता है। तीन बातें होंगी। पहला क्या है, एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, इसका मतलब क्या है, उस केस की हकीकत क्या है, उसमें फैक्ट्स तलाश करो। फिर दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन द केस, फिर आइडेंटिफाई द नॉर्म्स प्रिंसिपल्स वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज आइडेंटिफाइड। क्या मतलब है इसका, अच्छा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसको हल करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने वही बात, आप रिपोर्ट दे रहे हो कि अच्छा जनाब ये गलत तरीके से लकड़ियां काट रहे हैं, डायरेक्टर कहता है छुपा लो, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। अब देखें अल्टरनेटिव एक्शन क्या है। नंबर 1, मैं रिपोर्ट में ना लिखूं लकड़ियां काटने वाली बात, 50,000 ले लूं, एक कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा 50,000 भी ले लूं और बता भी दूं, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन। ना पैसे लूं ना बताऊं। ये जो शरीफ बंदे होते हैं ना, डरपोक शरीफ, ये ऐसा करते हैं, मतलब वो ईमानदार भी रहना चाहते हैं, वो रिश्वत भी नहीं लेते और वो जुर्म छुपा भी लेते हैं। जॉब भी बच गई, शराफत भी हो गई। मैं भाई साहब को जानता हूं, वो सर्विसेज करते रहे हैं, सच में उन्होंने एक पैसा नहीं दिया अपनी पूरी सर्विस के अंदर, लेकिन उसके सामने गलत काम होते रहे, उसने किसी को बताया भी नहीं। सब काम उसके जूनियर गलत काम करते रहे, उसके सीनियर गलत काम करते रहे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और वो ये फखर से कहते हैं कि मैंने गलत काम नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गलत काम को छुपाना भी गलत काम होता है, उसके लिए फिर बहादुरी चाहिए, और बहादुरी के लिए फिर आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। फिर तो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से, फिर आप अल्लाह की रजा समझ के फिर शुरू हो जाए। तो वो कहता है आपने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी सोचने हैं। फिर मैचिंग नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज विद ऑप्शन, क्या अगर मैंने ये ऑप्शन अवेल की तो कौन सी मेरी वैल्यू या नॉर्म्स क्या होते हैं, कस्टम्स, एक मुआशरती वैल्यू को कहते हैं, गुडविल, किस असूल की खिलाफ वर्जी होगी और किस असूल को फॉलो करेंगे, कितना नुकसान हो सकता है मेरा या कंपनी का। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपने आइडेंटिफाई कर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर दूसरा, अच्छा अगर ये मैंने अडॉप्ट किया तो उसके रिएक्शंस क्या होगा। ये अगर मैंने जैसे सपोज दैट आपने कहा कि जनाब आपने पैसे भी ले लिए, बता भी दिया। अब पैसे लेना आपकी गुडविल खराब होगी, बता देना आपको जॉब सेट भी आ गया क्योंकि आपने डायरेक्टर के खिलाफ बात की। दूसरी बात, पैसे लेकर चुप हो गए, पैसे लेना मुआशरती मसला आ गया, आपने रिश्वत ले ली है। और छुपा लेना भी, वो भी एक एथिकली तो खिलाफ है। तो कहता है कि आपने ये देखना है कि जो आपने ऑप्शंस अडॉप्ट किए ना, उसके किस किस वैल्यूज को वो हिट कर सकता है मसला। नंबर 6, कॉन्सिक्वेंसेस। पहले नॉर्म्स देखना है कि कौन सी वैल्यू खराब हो रही है, फिर मोस्टली पांचवा और छठा वो एक इकट्ठा करके बता देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ जी, वो सारे 4 जो एक्शन आप लेंगे, 4 या 5 या 2 या 3 जितने एक्शन लोगे, उन सब के कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखोगे साथ में छठे स्टेप के अंदर कि अच्छा मैंने ये एक्शन लिया तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये एक्शन लिया तो। और सातवें में क्या देखें जरा, सातवें वो क्या कह रहा है, आफ्टर परफॉर्मिंग द स्टेप कवर फैक्ट्स एनालिसिस अवेलेबल ऑप्शन फाइनल डिसीजन रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर प्रोफेशनल जजमेंट। अब यहां से देखते हैं, professional judgment is an application of accumulated knowledge experience during the initial professional development through continued professional development। ये में लिखता है the decision taken is the step should demonstrate that selected course of action is well informed, ethical and appropriately balanced consequences against primarily, या वो कहता है बैलेंस होना चाहिए, ना सख्त ना नरम। यानी कुछ इस तरह का एक्शन ले कि गुडविल भी बच जाए, आपका काम भी हो जाए, मतलब बराबर बराबर हो जाए, मतलब नुकसान कम से कम हो, फायदा ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, अब मैंने आपसे पूछना, किताब तो आपके पास है नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अब वो मैंने 7 जो स्टेप बताए हैं ना, वो कौन कौन से। पहला, सबसे पूछना है, बारी बारी सबकी बारी है कि एक दफा मिलके सारे पढ़ लेते। सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। पहले वो फैक्ट्स हमने एस्टैब्लिश करने हैं जो केस के अंदर है,
उसके बाद आइडेंटिफाई करने हैं एथिक्स कि जो केस के अंदर कौन से प्रिंसिपल एथिक्स खराब हो रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखना है कि उस आइडेंटिफाई करनी है कि नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और कौन सी वैल्यूज हैं जो उस केस के अंदर खराब हो सकती हैं। चौथे नंबर पर कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द केस। फिर उस कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेट करना है बिजनेस नॉर्म्स को, वैल्यूज को और प्रिंसिपल्स को। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अल्टरनेटिव ऑप्शंस और एंड पे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। एक दफा इसको, क्योंकि इसका हमें सवाल करना है प्रॉपर, और इस दफा तो मैं नहीं कहता कि इसका सवाल पेपर में आएगा, क्योंकि ये पहले ही बड़ी मुश्किल से सवाल आया है, अब दोबारा तो शायद ना आए अभी अभी, ठीक है, लेकिन ये आ सकता है सवाल आए कि आपको कोई भरोसा तो होता नहीं। देखिए, आइडेंटिफाई एथिकल इशू, सॉरी, एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्स ऑफ द, फिर क्या करना है, एथिकल इशू इन द केस। मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहले में फैक्ट्स, दूसरे में एथिकल इशू क्या होंगे, तीसरे में आइडेंटिफाई करना है नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। पहले तो इन तीनों को साइड पे कर दो। एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स ऑफ द केस, आइडेंटिफाई द एथिकल इशू इन द केस, और एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। अगले चार है, तीन है, आखिरी तो डिसीजन मेकिंग है ना। ईच अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज आइडेंटिफाई, हर कोर्स ऑफ एक्शन आपने बताना है। मैचिंग, फिर उसको मैचिंग नॉन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज टू ऑप्शन। अच्छा, जो भाई साहब रट्टा लगाते हैं उनके लिए मैं रट्टे की टेक्निक भी साथ साथ बताता जाता। यहां पहले दो में देखें तो ये नॉर्म्स वगैरह तीसरे नंबर पर आ रही है, इसको भी आप तीसरे नंबर पर लेकर ऊपर भी कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पहले लिख लें। फिर आप देखें मैचिंग नॉन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज टू ऑप्शन, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द आउटकम्स और डिसीजन मेकिंग। क्योंकि अगले सवाल से पहले आप लोगों ने ये बताना है, ये सवाल इतना बड़ा आता होता है पेपर में, जैसे ये सवाल है यहां तक, और फिर आगे उसका सॉल्यूशन होगा। हाँ जी, पहले तो बताएं 5 सातों स्टेप बताएं। एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, दूसरा आइडेंटिफाई एथिकल इशू इन द केस, तीसरा आइडेंटिफाई द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। तीन तो हो गए, वो जो एथिकल इशू वाले अगले तीन। आइडेंटिफाई ईच कोर्स ऑफ एक्शन इन द केस, फिर मैचिंग नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज टू द केस, या अल्टरनेटिव ऑप्शन भी कह सकते हैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द जो आपने एक्शन लिए ना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस, और लास्ट डिसीजन मेकिंग। हाँ अरूज, नहीं पूरा सेंटेंस। एस्टैब्लिशिंग द, देखिए अगर हमारी हेडिंग ठीक होगी ना, आई कैप को थोड़ा सा तो ये भरोसा हो जाएगा ना कि ये कहानी नहीं सुनाने आया मुझे, कुछ चीजें हमने उसको देनी है, रिस्पेक्ट देनी है सवाल को। एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, दूसरा हाँ आइडेंटिफिकेशन द एथिकल इशू, रिलेटेड टू द केस, हाँ आइडेंटिफाई ईच कोर्स ऑफ एक्शन। ईच का मतलब है हर एक, जो कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, ईच कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द केस। मैच, गुड, मैच नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, और उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन, और एंड पे क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक होगी बात। अब क्योंकि हम सवाल की तरफ डायरेक्ट जाते हैं ताकि सवाल हमारा तसल्ली से हो जाए। हाँ जी, सवाल में पढ़े जरा, ये सवाल वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है।
Opulent Furniture Limited is one of the largest furniture retailers and has its manufacturing facilities. इस पेपर में ना इसी एग्जांपल को उसने तोड़ के दिया हुआ था। सेम आप देखना, अगर इस साल का ना इस अटेम्प्ट का सवाल देखना, यही एग्जांपल आपको नजर आएगी, इसी की सारी बातें नजर आ रही। Furniture facilities and retail shops across the globe. The company design and sell premium quality furniture and hardwood flooring. Done? फर्नीचर भी बना रहे हैं और हार्डवुड फ्लोरिंग भी प्रोवाइड करें। द कंपनी ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज अवेयर ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन इट कॉजेज इन डिफरेंट रीजन्स वेयर इट ऑपरेट्स। कहता है क्योंकि उसे पता है इसकी डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब हुआ कि जंगलात को काटी जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और ये एनवायरमेंटल वाले छोड़ते ही नहीं है इनको, और हुकूमत नहीं छोड़ती। हुकूमत तो छोड़ देगी लेकिन जो इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल इश्यूज को हाईलाइट करने वाले होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि यार ये तो लोग, इमरान खान को क्यों लोग हाईलाइट कर रहे थे कि जब उसने कहा था कि जनाब मैंने 1 बिलियन ट्रीज लगाने, वो इसलिए तो कहा था कि यार ये ना माहौल दोस्त बंदा है, तो फ्रेंडली एनवायरमेंट में काम कर रहा है। उसके बाद कहते हैं however the company values and principle display a high regard of environmental concern as shown in their vision statement। कहता है उन्होंने अपनी विजन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भाई हमें पता है इस बात का कि अगर हम दरख्त काटेंगे, अपना काम करेंगे तो एनवायरमेंटल इशू हो जाएगा, लेकिन हम उसको साथ साथ यानी कंपनसेट भी करेंगे। किस तरह से, आगे हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एट ओपुलेंट फर्नीचर आवर, ये उसने विजन स्टेटमेंट बनाई हुई है, is to provide highest quality furniture for all our customers across the globe while integrating environment friendly practice in the manufacturing of our product। ये सारी कहानी है, यहां पर काम शुरू होने लगा है। A recent report entitled Company Costing the Environment, एक रिपोर्ट आई है, खबर आई है कि जनाब जो कंपनियां है ना ये तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही। Published by the Environmental Protection Agency suggested that Opulent Furniture was clear cutting virgin trees over thousands of acres। कहते छोटे छोटे दरख्तों को काटी जा रहे हैं। ये रिपोर्ट के अंदर आए कि यानी उन्होंने अपोलेंट फर्नीचर का नाम पब्लिश कर दिया, अखबार में आ गया कि भाई ये छोटे छोटे ट्रीज को काट के ना अपने फर्नीचर में इस्तेमाल कर रहे हैं या वो अपने हार्डवुड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। If this large-scale deforestation continued, South Asia would be left with significant environmental damage such as loss of habitat, higher stream temperature, flooding, dying fishes, which could take decades to repair। कहता है अगर ऐसा काम किया ना तो ये तो जो मछलियां हैं वो गई, फ्लड का कॉज बनेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो जो छोटे मोटे वो परिंदे होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। कहता है जिसको रिपेयर मतलब उसको अगर वापस लाने के लिए सालों लग जाएंगे। ये रिपोर्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। Opulent defend itself by claiming that, ये रिपोर्ट आई, अब ये सारी सिचुएशन वो आपको समझा रहा है जो आप नई जॉब पे जा रहे हो। कहते हैं Opulent defend itself by claiming that its sources 55% of its wood from sustainable source। कहते हैं हम अपनी जो लकड़ी काट रहे हैं ना या ले रहे हैं वो उन जगहों से ले रहे हैं या उस दरख्त से ले रहे हैं जो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो इतने दरख्त हैं या वो बाकी जल्दी दरख्त उग जाते हैं, आ जाते हैं, तो हम उससे लकड़ी ले रहे हैं। आगे एंड इज रीच 80% ऑफ द नेक्स्ट 5 years, और ये भी अगले 5 सालों के अंदर हमने वो सस्टेनेबल रिसोर्स से 80% लकड़ी लेनी है। ऊपर उसके खिलाफ क्या आया, केस क्या बना कि उन्होंने कहा जी छोटे दरख्तों को काटी जा रहे हैं जिससे एनवायरमेंट को में मसला आ जाता है, ये इशू हो सकते हैं। अब इसने उसका जवाब क्या दिया कि भाई 55% तो हम सस्टेनेबल रिसोर्स ले रहे हैं और अगले आने वाले 5 सालों में 80% हमने चले जाना है। It is also referred to heavy contribution towards forest management and reforestation। कहते हैं हम बहुत ज्यादा पैसा फॉरेस्ट मैनेजमेंट को देते हैं कि भाई नए दरख्त लगाओ। हमारे यहाँ एक है वहां पर हमारे इलाके में, वहां एक उन्होंने नर्सरी बनाई हुई जहां पर वो फ्री दरख्त देते हैं। कहते हैं आप ना अपने फॉरेस्टेशन करो, वो कोई एक पैसा भी नहीं लेते।
मतलब वो कहता है कि हम पैसे देते हैं उसकी मैनेजमेंट को कि यार आपने नए नए दरख्त लगाया करो ताकि जो हम काट भी ले तो वापस उतने तैयार हो जाए। ये यहां तक तो उन्होंने केस समझाया। अब आगे आ जाओ। AIA इसको जो मर्जी समझ लीजिए, एक लड़की का ही नाम है। हैज रिसेंटली ज्वाइंड द कंपनी एज असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर एट अ वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज। जब मैं लड़की का नाम कहता हूं तो हैंडसम कहता हूं तो लोग कुछ और समझ लेते हैं। हैंडसम सैलरी पैकेज। शी इज असाइंड टू वेरीफाई द सोर्सिंग ऑफ वुड। लो जी, काम आ गया। शी is assigned to verify the sourcing of wood used during the last 6 months। पिछले 6 महीने की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसके जिम्मे लगा दी कि बताओ ये पिछले 6 महीनों में ना इन्होंने किस तरह से लकड़ी ली, जो कहते हैं बिल्कुल वैसे ही है या क्या मसला है। She has found that verification process regarding supplies of forest stewardship council certified wood is not effective। कहते हैं वो जो उन्होंने वो सर्टिफिकेट लिया हुआ है ना वुड काटने का, क्या लिखा हुआ है? She has found that verification process regarding supplies of forest stewardship council certified wood is not effective। मतलब कोई पैसे पूछे देकर साइन करवाए हुए हैं या कुछ इस तरह से। एक तो ये मसला उसने देखा कि वो जो काम कर रहे हैं ना, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, वो ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम the description or invoice for the wood is accepted as sufficient evidence of sustainable resource sourcing। कहता है ज्यादातर जो रसीदें एक्सेप्ट की हुई है ना, वो रसीदों की बेस पर भी कह दिया गया है कि भाई हाँ ये सस्टेनेबल रिसोर्स से लकड़ी आ रही। मतलब उन्होंने ये देखा ही नहीं वाकई ऐसा है भी है या नहीं, वो सिर्फ एक रसीद दिखा देते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या ये एक अच्छी ऑडिट एविडेंस है? नहीं, ये अच्छी ऑडिट एविडेंस नहीं है। आगे, she also noted that the spending on forest management includes significant amount to staff forest visit, which is her opinion are meant of sourcing wood rather than any sporting activities for the forest management। कहते हैं वो जो पैसे कह नहीं रहते कि हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूशन देते हैं और कि वो रिफॉरेस्टेशन करें, अब वो क्या कहते हैं उनके विजिट पे पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? वो कहते हैं अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स फॉर फॉरेस्ट स्टाफ फॉरेस्ट विजिट्स which in her opinion are meant for sourcing wood rather than any sporting activity for sporting management forest management। कहते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी पे खर्च नहीं हो रहा, बल्कि she has taken her concern to the CFO। अब आगे पहली बात ऊपर उसने क्या किया, पिछले 6 महीने की रिपोर्ट में उसने देखा जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी इफेक्टिव नहीं है, जो वो रसीद को देखकर ही वो कहते हैं हाँ जी ओके है, फिर वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी फॉरेस्ट स्टाफ के विजिट पे खर्च कर रहे हैं, ना कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज पे खर्च कर रहे हैं। आगे वो कहता है शी हैज टेकन हर कंसर्न टू द CFO। अब वो चली गई CFO के पास। वो कौन है भला? वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहता हु हैज टोल्ड हर दिस इज द वे बिजनेस इज कंडक्टेड इन द इंडस्ट्री। कहता ये तो तरीका कार होता है, ऐसा ही होता है। और आपके ख्याल में प्रैक्टिकली इसमें लेकर जाओ तो जब भी हम कोई मसला कहते हैं ना अपने बड़े को, वो कहता है नहीं ये तो ऐसे होता है। कहता है दिस इज द वे बिजनेस इज कंडक्टेड इन द इंडस्ट्री एंड आस्क्ड हर नॉट टू हाईलाइट दीज एरिया इन हिज रिपोर्ट। और CFO कह रहा है कि भाई वो एरिया आपने हाईलाइट नहीं करना। अब मसला आ गया आप पे, आपकी अखलाकियत किधर जाएगी? यहां से एथिकल इशू स्टार्ट हो गया। आगे 2 days later 2 दिन बाद the company offer her complete hardwood flooring along with rosewood furniture for her department। लड़कियों की कमजोरी, रोजवुड फर्नीचर ऑफर करवा दिया और 50% डिस्काउंट रेट पे करवा दिया। शी इज सरप्राइज्ड since as per company policy this is only offered one has been employed more than। उसे कितना टाइम हुआ है अभी अभी उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो कहते हैं ये जो ऑफर मिलती है ये तो 2 साल पुराने एम्प्लॉयज को मिलती है। अब एक तो CFO वाला मसला आ गया। CFO ने कहा कि ना रहने दो, आप रिपोर्ट में पब्लिश ना करो। दूसरा उन्होंने आपको डिस्काउंट ऑफर भी कर दिया। अब मसला भला क्या है? मसला ये है कि एक तो ये है कि आप ना रोजवुड भी ले लें, रोजवुड फर्नीचर भी ले लें। अब कोर्स ऑफ एक्शन हम सोचते हैं पहले, बाद में एथिकल इशू पे जाते हैं। आप क्या क्या कर सकते हो? मैक्सिमम फर्नीचर ले लो, रिपोर्ट ना बताओ, एक एक्शन।
फर्नीचर ले लो, रिपोर्ट में भी लिख दो, दो बातें। तीसरी बात, ना रिपोर्ट में बताओ ना फर्नीचर लो, और तीसरी बात, रिपोर्ट में भी बता दो और फर्नीचर भी ले लो। ये भी एक बड़ा खतरनाक होता है कि आपने रिश्वत भी ले लिया है और अपना काम भी कर लिया। ये लोग भी अच्छे लोग होते हैं। अब आ जाते हैं सवाल को हल करने का तरीका। सबसे पहला, क्योंकि पहला सवाल है, इसके टोटल आप अगर 4 सवाल कर लो टोटल, इन टोटल, तो इस तरह का हर तरह का सवाल आपसे हो जाता है। सिर्फ 4 सवालों से ही काफी हो जाता है। पहला क्या है, एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। देखिए हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले एनवायरमेंटल ने कहा कि अपॉपुलर फर्नीचर इज क्लियर कटिंग ट्रीज, ये एक फैक्ट नजर आया था, ये एक फैक्ट है। दूसरा, AIA रिजर्वेशन ऑन कंट्रोल और क्लासिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल वुड रिसोर्स। एक और उसने देखा, AIA मतलब उस इंटरनल ऑडिटर को मसला है, असिस्टेंट को, कि जो कह रहा है ना कि वो सस्टेनेबल वुड सोर्स से लकड़ी ले रहे हैं, उसमें उसको तहफुजात है। फिर AIA discovered that the company has minimal involvement in the forest management. AIA is offered an undue favor. ये 4 मसले नजर आए, और भी आप मसले क्रिएट कर सकते हो। पहला मसला क्या नजर आया कि अपॉपुलर फर्नीचर क्लियर कटिंग, वो एक जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बदले एक ऑडिटर को ये लगा कि भाई ये जो काम कर रहे हैं ना वो वेरिफिकेशन वाला, वो ठीक नहीं है। तीसरा मसला इसके अंदर क्या था कि उसको एक तो अनड्यू फेवर मिल रही है। चौथा मसला क्या था कि जनाब जो वो मैनेजमेंट का कह रहे हैं ना कि हाई कंट्रीब्यूशन फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो वो भी सही नहीं है। ये आपने कोई, और ये हमेशा क्या लिखना है, क्वेश्चन से लिखना है, ये अपनी तरफ से नहीं लिखना, क्वेश्चन से उठाकर लिखना होता है। आपको इससे हो सकता है एक मसला कम नजर आए और हो सकता है 2 ज्यादा नजर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। अब हमने देखना है कि इनके अंदर एथिकल इश्यूज क्या है। एथिकल का मतलब इखलाकियात। अपॉपुलर फर्नीचर इज क्लियर कटिंग फॉरेस्ट कॉजिंग द, एक एथिकल इशू है भाई, अगर क्लियर कट यानी वो दरख्त काटोगे तो एनवायरमेंटल इश्यूज पैदा होंगे। सीनियर मैनेजमेंट ऑफर अनड्यू फेवर टू AI, ये दूसरा एथिकल इशू हो गया। सीनियर मैनेजमेंट वांट्स टू इग्नोर द रिजल्ट ऑफ द, वो क्या सीनियर मैनेजमेंट कह रही है कि वो जो CFO ने कहा था कि आप इसको हाईलाइट ना करो। इसके अलावा भी कोई एथिकल इशू हो सकता है। एथिकल इशू जो आपने ऊपर फैक्ट्स लिखे हैं ना, कोशिश करें उनसे लिंक करके एथिकल इशू बना दें। क्लियर कटिंग का एनवायरमेंटल कॉज, अनड्यू फेवर आ गया, और फिर वो जो रिजल्ट छुपाने के लिए कहा वो भी एक एथिकल इशू है। नेक्स्ट, मेजर प्रिंसिपल। अच्छा ये प्रिंसिपल आप ना अभी ना करो, ये मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। फिर क्योंकि कल छुट्टी आ गई है दरमियान में, तो इसलिए मैंने कहा कि एक हैंडसम सा क्वेश्चन हो जाए घर से कर, अगर हम वो पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो बहुत लंबी कहानी बन जाती है। हाँ जी, वैसे बता देता हूं। सबसे पहले AI is bound to show objectivity in such situation. ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं? न्यूट्रल फैसला देना है उसे चाहिए, शुड, उसे चाहिए न्यूट्रल फैसला दे, अपना इंटरेस्ट को भी साइड पे रखे और थ्रेट को भी साइड पे रखे, वो जो उसने कहा सीनियर मैनेजमेंट ने। फिर CFO इज कंपनी इज बाउंड टू शो इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल, CFO को प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना चाहिए, ना कि उसे कहे नहीं रहने दो इसको छुपा लो ये ऐसे होता है। सीनियर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू वुड सोर्सिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है कि जी 55% हम करते हैं लेकिन वो गलत है, तो उसको चाहिए। और इसके अंदर और भी हम लिख सकते हैं रूल प्रिंसिपल्स वाले कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जो अपने प्रिंसिपल पे काम करे उसको 50% जो डिस्काउंट ऑफर किया है वो ना करे। अब यहां ये जो 3 है ना, ये हमेशा इंटरलिंक्ड है, पहले 3, और जो अगले 4 है ना वो तो समझो कि हर सवाल में एक जैसे, और ये आप लोग बहुत अच्छी तरह लिख सकते हो। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, पहले देखना, AIA कैन एक्सेप्ट द अनड्यू फेवर, ये हो सकता है ना, पॉसिबल तो है ना, एंड नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग, ये किसके फेवर में जाएगा? AI की गुडविल खराब हो जाएगी,
जॉब बच जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी, जॉब बच जाएगी, और बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है। इसमें सिर्फ एक थ्रेट है, गुडविल ऑफ AIA, और कल को अगर पता चल जाता है तो फिर कंपनी की गुडविल खराब होगी, लेकिन फिलहाल AI की गुडविल को इशू है, बाकी ओके है। AIA कैन एक्सेप्ट गुडविल, तो फिर भी मसला आ गया। डिस्क्लोज द फाइंडिंग, इसमें क्या मसला है, उसकी गुडविल भी खराब हो जाएगी, लेकिन उसने रिपोर्ट बता तो दी, बिजनेस की वर्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि जब पता चलेगा कि ये तो गलत काम कर रहे हैं और इनके अपने बंदे कह रहे हैं, तो इसका मतलब है बिजनेस की वर्थ खराब हो जाएगी। लेकिन प्रिंसिपली कुछ हद तक ये बात ठीक होगी। रिफ्यूज, नो एक्शन, इसमें क्या है, जॉब भी बच गई क्योंकि एक्शन भी तो नहीं लिया ना, गुडविल भी बच गई, बस वो एनवायरमेंटल इशू आया, क्योंकि जब वो एनवायरमेंट नहीं बताएंगे तो हो सकता है कल को वो टेम्परेचर का इशू और वो सारी चीजें का इशू आएगा। हाँ जी, हाँ वो तो इंटेग्रिटी उसी तो कहते हैं, गुडविल को मेन आ जाती है ना, कि उसकी ऑनेस्टी नहीं रही। फिर उसके बाद है रिफ्यूज और डिस्क्लोज, सबसे अच्छा एक्शन लास्ट वाला है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। वो कह के मैंने ना रिश्वत लेनी है, एंटी फेवर लेनी भी नहीं, और बतानी भी सारी बात है। इसमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, जॉब चली जाएगी उसकी, बिजनेस की गुडविल खराब होगी, बहुत सारे इंप्लॉय बेचारे उनका, जब बंदा अपने आप को तसल्ली देता है ना, तो फिर कई फाइंडिंग्स निकाल सकता है। अब मैचिंग द नॉर्म्स प्रिंसिपल, अच्छा ये प्रिंसिपल को हम बाद में देखते हैं, इसका जबरदस्त ये आता है छठा, पहले इसको देखते हैं। हर एक का पहला क्या था, दोनों ओके ओके, एक्सेप्ट भी कर लो और एक्शन भी, इसकी वजह रिजल्ट देखना, कहता है एक्सेप्टिंग द मे डैमेज द रेपुटेशन ऑफ, तो जब पता चलेगा ना कि अच्छा ये तो आज आई है और आज ही गाड़ी में जा रही है वापस, टेकिंग नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग मे स्पोर्ट एनवायरमेंटल डैमेज that the company is causing but may save AIA from any carrier threat. It will also maintain the claim of the company responsible organization. उसने देखिए हर चीज बताई है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, एनवायरमेंटल डैमेज भी होगा, और लेकिन दूसरी साइड पर क्या कह रहा है कि अपने कैरियर का थ्रेट भी बच गया, और दूसरा क्या है कि वो जो कंपनी की रिप्यूट है वो उसका क्लेम भी ओके हो गया, क्योंकि आपको कहा गया ना कि अच्छा बताओ जरा जो कंपनी का क्लेम है वो ठीक है या नहीं। दूसरा क्या था कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा एक्सेप्ट और डिस्क्लोज। अब इनको ऊपर नीचे करके लिखते जाओ। एक्सेप्टिंग द एंटीफेयर मे डैमेज द रेपुटेशन ऑफ, वही आगे बात, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग मे स्टेप टुवर्ड्स फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर but it may harm AIA carrier in the company, it may also damage the reputation of the company. पैसे ले लिए, रिप्यूट खराब होगी, फाइंडिंग बता दी, एनवायरमेंटल डैमेज बच जाएगा, लेकिन उससे आपके कैरियर को भी थ्रेट है, प्लस कंपनी की रेपुटेशन को भी मसला है। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन, रिफ्यूज करना और एक्शन भी नहीं लेना, रिफ्यूज करना और एक्शन भी नहीं लेना। कहता है रिफ्यूज होगा तो रेपुटेशन गुड बन जाएगी, नो एक्शन फाइंडिंग एनी स्पॉट एनवायरमेंटल डैमेज होगा, बट AIA फ्रॉम मे सेव, क्योंकि उसने बताया भी तो नहीं है ना, और क्लेम ऑफ द कंपनी इट विल आल्सो मेंटेन, ये पॉइंट नहीं है, इट विल आल्सो मेंटेन द क्लेम ऑफ द कंपनी बीइंग रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट जो सही वाला था, रिफ्यूज करे और बता भी दे, इसमें मसला कहां, थ्रेट उसके कैरियर को और कंपनी की रिप्यूट, ये दो मसले। गुड रेपुटेशन, रिपोर्टिंग फाइंडिंग मे स्टेप टुवर्ड्स फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन बट हार्म द कैरियर इन द कंपनी, इट विल आल्सो डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ये सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन, तो क्या कहते हैं, चार ही पॉसिबल ऑप्शन होती है, हम उसको बोलते हैं मोस्टली यस यस, यस नो, फिर नो यस नो नो, ये वाली वो ऑप्शन बन रही होती है।
अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल तो आपसे ही पता चलेगा जब ये सारा ऑडिट वाला काम है। Accepting the undue favor is accepting the inducement that with intent to influence. There is no action on the findings is compromising integrity and objectivity. ये वो ऑडिट वाली है। Accepting the undue favor is accepting the inducement with the intent to influence. Reporting the finding, ये सब की अलग अलग बता रहा है कि एक्सेप्ट अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब है आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, और दूसरा अगर फाइंडिंग नहीं बताई तो आपने ऑब्जेक्टिविटी या इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज किया। बिल्कुल सारी इन्हीं चार बातों को लिखा हुआ है। ये चार जो आपको लग नहीं रही ना, जो कुछ इस तरह से है, ये 1 2 3 4, ये ऊपर वाली ना एक है, ये वाला पॉइंट काट। इसका तरीकाकार मैं बता देता हूं, इसको पढ़ें। पहले उसने इसको डिफाइन किया, इसको और फिर इसको, हर एक इसी को अब देखना जरा। एक्सेप्टिंग द अनड्यू इन्फ्लुएंस, इंड्यूस दैट इज विद एन इंटेंट टू इन्फ्लुएंस, नो एक्शन ऑन द फाइंडिंग इज कंप्रोमाइजिंग द इंटेग्रिटी एंड, बस आप इन्हीं को हेर फेर करते जाओ। दूसरे में देखें, एक्सेप्टिंग है वही एज इट इज बात लिखी हुई है। फिर रिपोर्टिंग द फाइंडिंग इन लाइन विद द प्रिंसिपल, पहले क्या लिखा था, नो एक्शन इज कंप्रोमाइजिंग, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी एंड। पहले क्या था कि अगर नई एक्शन ले रहे तो आप कंप्रोमाइज कर रहे हो इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, और इसमें आप इन लाइन मतलब उसको फॉलो कर रहे हो इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को। फिर आगे यही सारी बातें हेर फेर कर लिखे। और सबसे अच्छा क्या है भला, इसका डिसीजन। From the above analysis, AIA will be able to balance the consequences against primarily principle and values by selecting the best fit alternative. बस यही आंसर। क्या लिख रहे हैं हमेशा, From the above analysis, अपने उस नए बंदे का नाम लिख देना है, will be the balance of consequences against primary principles and values by selecting the best fit alternative. ये जवाब है। जवाब में हमेशा यही लिखना है, कोई सीधा जवाब नहीं देना, एक स्पेसिफाई करना ही नहीं है बिजनेस के अंदर। बाकी सब में स्पेसिफाई करते होते हैं, ऑडिट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, वैसे भी पढ़ के भी आपको नई नई कहानियां समझ लगती हैं, और प्रैक्टिकल बिजनेस के अंदर क्या चल रहा होता है ये भी कुछ हद तक समझ लग जाती है। तो इसका ना एक क्वेश्चन आप ये दोबारा करना और एक क्वेश्चन और करके आना। ये टक्कर मॉडल का है जी, ये भी टक्कर का हो गया। टक्कर के इसलिए ज्यादा सवाल है कि ये भी टक्कर हो गया, ये दोनों है। मैं कहता हूं ये अपोलैंड वाला दोबारा आ गया। टक्कर के इसलिए ज्यादा सवाल है क्योंकि ये भी टक्कर ही है, ये ट्रिपल है। ये क्वेश्चन नंबर 7 अब आपने करना, बल्कि आप ऐसा करें कि जो इसका पेपर डाउनलोड करके ना, जो करंट अटेम्प्ट में है वो अटेम्प्ट करना, जो करंट अटेम्प्ट में सवाल है एक ये दोबारा करना, और जो करंट अटेम्प्ट में सवाल है वो आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर कल उसके बारे में हमने देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें आई, और मैं उसमें आपको ना एग्जामिनर के कमेंट्स भी देखेंगे कि एग्जामिनर ने उसके बारे में क्या लिखा है और बच्चों ने क्या लिखा है, ठीक है।